नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। जब रो पड़ी दुनिया। जी हां, पेशावर में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान दहल गया। खून से लथपथ किताबें, खून से सनी हुई कुर्सियां और खून से सने हुए स्कूली बच्चों के कपड़े जब टीवी स्क्रीन्स पर सामने आए तो दर्द आंसू बनकर छलक पड़ा। पाकिस्तान के पेशावर में जब आतंकी हमला हुआ तो पूरा मुल्क थर्रा गया। 132 मासूम बच्चों की मौत ने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। दर्द की आहट भारत तक भी पहुंची और भारत भी गम में डूब गया। तालिबान के तांडव ने ऐसा कहर बर्पा किया कि आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। खुदा का वास्ता खून के नापाक ये धब्बे खुदा से कैसे छिपाओगे? मासूमों की कब्र पर चढ़कर कौन सी जन्नत में जाओगे? मासूमों के हत्यारे ये बात नहीं जानते, मगर पाकिस्तान में मासूमों के कत्लेआम से दुनिया सदमे में है। पाकिस्तानी माताओं का दुख दुनिया का दुख बन गया। पेशावर में बहे आंसुओं का कतरा एक ऐसा समंदर बन गया जिसमें दुनिया डूब गई। लेकिन इससे पेशावर के पेशेवर कातिलों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान इस कत्लेआम से कोई सबक लेगा? क्योंकि पाक अब तक ये कहता आया है कि हम उन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों करें जो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। क्या अब भी पाकिस्तान को आतंकवाद से कोई फर्क नहीं पड़ता? जो खूनी खेल आतंकियों ने पेशावर के आर्मी स्कूल में खेला, 100 से ज्यादा मासूमों को मौत के घाट उतार दिया, माताओं की गोद सूनी कर दी, पिताओं की उम्मीदें उजाड़ दी और सैकड़ों घरों के चिराग बुझ गए। शायद अब पाकिस्तान को समझ में आ गया होगा कि जिस आतंक को वो पालता आया है उसका कोई धर्म और मजहब नहीं होता। खून और आंसुओं का कोई मजहब नहीं होता। वक्त आ गया है आतंक की नस्ल को तबाह करने का। आतंकी हमले में मारे गए मासूमों के माता पिता पर दुख का पहाड़ टूटा है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। मेरा बेटा आज सुबह यूनिफॉर्म में था, अब ताबूत में है। मेरा बेटा मेरा ख्वाब था, मेरा ख्वाब मारा गया। मेरे बेटे को नकली बंदूक से भी डर लगता था। असली बंदूक देखकर उस पर क्या गुजरी होगी। मार डाला मेरे बच्चे को। पाकिस्तान में 3 दिन का शोक है, जबकि भारत में संसद में इस घटना की निंदा की गई और स्कूली बच्चों ने मृतकों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा। साथ ही स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। पेशावर में हुए आतंकी हमले की निंदा विश्व कर रहा है और निंदा करनी भी चाहिए। हमला कायराना जो था, अगर बदला लेना था तो सेना से मुकाबला करके लिया जाता। मासूमों को क्यों अपना शिकार बनाया गया? ये किस तरह से आतंकियों ने पाकिस्तान को दर्द का एहसास कराया जिसने ना जाने कितनों की दुनिया उजाड़ दी। सुनिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमले के बारे में क्या कहा। कल का जो हादसा हुआ है ये एक हमारी और बल्कि दुनिया की तारीख में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। बहुत अफसोसनाक, बहुत ट्रेजिक हादसा है। अल्लाह ताला से हम सब की दुआ है, जैसे मौलाना साहब ने दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला उन सब बच्चों को, उन तमाम टीचर्स को, प्रिंसिपल को अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और उनके जो वरसा हैं, पसमानदगान हैं, उनको सब्र जमील अता फरमाए जी। और फिर उसके साथ साथ जो फ़ौज पाकिस्तान के जो जवान शहीद हुए हैं
उनको भी अल्लाह ताला अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। नवाज शरीफ को दर्द का एहसास है और कह भी रहे हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ कई कुर्बानियां दी हैं और ये कुर्बानियां बेकार नहीं जाएंगी। मगर नवाज साहब, सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि एक ओर आप आतंक को पाल रहे हैं और दूसरी ओर खात्मे की बात कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऐसी क्रूरता भरी हरकत जिसमें बहुत से बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा गया हो, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। पेशावर की यह घटना बर्बरतापूर्ण है और कायरता का प्रतीक है। छात्रों और शिक्षकों पर हमला कर आतंकियों ने फिर अपनी अनैतिकता का प्रदर्शन किया है। अमेरिका पाकिस्तानी अवाम के साथ मजबूती से खड़ा है और आतंकवाद से लड़ने के प्रयासों में पाकिस्तान को सहयोग देने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। पाकिस्तान से आई खबर हिला देने वाली है। ये बहुत डरावना है कि बच्चों को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है कि वे स्कूल जा रहे हैं। जिन लोगों ने बच्चों को कैद करके रखा और एक एक कर गोलियों से भून डाला, वे इंसानियत, इस्लाम और मजहब के दुश्मन हैं। बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? स्कूल में बच्चों के खिलाफ इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। फ्रांस आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की लड़ाई में साथ है। हमले की निंदा तो चारों ओर हो रही है, लेकिन सवाल ये कि आतंक की चपेट में पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। पहली बार तो आतंकवादियों ने किसी हमले को अंजाम नहीं दिया और अब तक ना जाने वो कितनी बार खूनी खेल खेल चुके हैं और आए दिन खेल रहे हैं और उजाड़ रहे हैं बेगुनाहों की जिंदगियां। लेकिन अब वक्त आ गया है कि महज प्रतिक्रियाएं देने से कुछ नहीं होगा। अगर आतंक का विश्व से खात्मा करना है तो एक साथ मिलकर, एकजुट होकर मुकाबला करना होगा और पाकिस्तान को भी ये बात समझनी होगी। और अगर अब भी पाकिस्तान की आंखें नहीं खुली तो परिणाम और गंभीर हो सकते हैं। विपनेश माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो देखा, पाकिस्तान में हुई इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। हर तरफ मातम है, शोक है, अफसोस है और आतंकवाद से लड़ाई लड़ने का एक जज्बा कायम हुआ है। पूरी दुनिया ज़रूरत महसूस कर रही है कि किस तरह आतंक का खात्मा किया जाए। बहरहाल इस अहम मुद्दे पर एक ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान में हुई इस घटना के बाद भारत भी आतंकवादियों के निशाने पर है, इस तरह की खबरें आई हैं और भारत में ख़तरा बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति 26 जनवरी को हमारे यहाँ पर चीफ गेस्ट होंगे, इसको मद्देनज़र पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार सुजीत ठाकुर हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता चंद्रशेखर राय हमारे साथ हैं और कांग्रेस के नेता दुष्यंत शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मनोज जी, देखिए, पाकिस्तान में हुई इतनी एक दर्दनाक घटना जिसका असर पूरे दुनिया में पड़ा है, पूरी दुनिया की तरफ से कमेंट्स आ रहे हैं और अच्छी बात यह है कि भारत इस मातम में बराबर का शरीक रहा है। संसद के अंदर निंदा प्रस्ताव आया गया, संसद ने शोक व्यक्त किया है, संसद के दोनों सदनों ने, तमाम स्कूलों में बच्चों ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। तो कहीं ना कहीं हमने एक दर्द साझा करने की कोशिश की है। तो क्या इसको लेकर के पार्लियामेंट में आज क्या चर्चा रही और हमारे यहाँ जो अलर्ट जारी किया गया है या इस तरह के आतंकवाद से भारत तो बहुत पहले से आतंकवाद से लड़ रहा है, तो किस तरह की सोच यहाँ पर डेवलप हुई इस घटना के बाद? देखिए यूसुफ भाई, जब कल इस घटना की जानकारी जैसे ही सामने आई तो हिंदुस्तान में सभी राजनीतिक दलों ने राजनीतिक दीवारों से ऊपर उठकर, सीमा से ऊपर उठकर इस घटना के प्रति दुख व्यक्त किया और आतंकवादियों के इस कृत्य की निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हों या गृह मंत्री राजनाथ सिंह,
सभी ने, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे पूर्व नेता हो, सभी ने इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा की और पाकिस्तान में जिन मासूम बच्चों को आतंकवादियों ने मारा उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मिनट का मौन रखने की सभी स्कूलों में अपील भी की और जिसका असर आज हमें दिखा भी। हिंदुस्तान के सारे स्कूलों में आज मौन रखा गया, उन बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही जब संसद की आज कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले दोनों सदनों में जो मासूम बच्चे वहां मारे गए हैं, जो आतंकवादियों कृत्य वहां किया है, उसके प्रति एकजुटता दिखाते हुए पाकिस्तान के उन शहीद बच्चों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई और आतंकवाद के प्रति मजबूती के साथ पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने का संकल्प संसद ने लिया कि भारतीय संसद चाहती है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों मिलकर आतंकवाद के खात्मे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ें। और आज भी हिंदुस्तान में इसको लेकर संसद के भीतर और बाहर लगातार चर्चा होती रही कि जो पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों ने किया है, इससे पहले दुनिया में ऐसा अमानवीय कार्य कभी देखने को नहीं मिला। मासूम बच्चों को मारा गया और हिंदुस्तान के हर घर में इस बात को लेकर बेहद दुख है, बेहद अफसोस है। ऐसा लगता है जैसे अपने बच्चे पे ही बीती है और मुझे लगता है पाकिस्तान के हुक्मरान और आवाम दोनों आप समझेंगे कि आतंकवाद का दर्द क्या होता है। जी सुजीत, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आईबी का अलर्ट आया है कि साहब अगले 2-4 दिन बड़े क्रूशियल हैं और यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, ये भी सुनने में आ रहा है कि साहब यहाँ पर भी आर्मी स्कूल पर कोई निशाना लगाया जा सकता है। और ख़ास बात यह कि अमेरिका के राष्ट्रपति को चूँकि यहाँ से ऐसी खबरें हैं कि जो दिल्ली आगरा हाईवे है उससे वो आगरा जाएंगे तो उस पर भी ख़तरा बढ़ा हुआ है। तो क्या आईबी का अलर्ट के क्या मायने हैं? देखिए, इस तरह की घटना के बाद आईबी के अलर्ट हमेशा आते रहते हैं ना कि इस तरह की घटना के बाद वो अलर्ट आना स्वाभाविक है। और जो भी बातें होती, चूँकि अमेरिकी राष्ट्रपति आ रहे हैं और भारत जिस तरह से खड़ा हुआ इस दुख की घड़ी में पाकिस्तान के साथ, पूरी दुनिया खड़ी हुई, भारत ने जिस तरह का सपोर्ट दिया, कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी ये फीलिंग्स हैं कि भारत सही कह रहा है और हमें कुछ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, जैसा कि वहाँ के प्रधानमंत्री ने भी कहा। इसके बाद सुजीत, हम एक अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेश झा जुड़ गए हैं। सुरेश, भारत में अलर्ट जारी किया गया है कल पाकिस्तान में हुई घटना को लेकर के, पेशावर की घटना को लेकर के, तो क्या है आईबी का अलर्ट में और क्या क्या बातें उसके अंदर आई हैं? देखिए, पेशावर में जिस तरह से जो हमले हुए, स्कूल पे जो हमला हुआ, उसके बाद जो है दिल्ली में खासकर जो 4 महानगर है उनको देखते हुए काफी अलर्ट जारी किया है। अगर दिल्ली की बात करें, देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ पे हमेशा अलर्ट आतंकवादी को खतरा बना रहता है। लेकिन पेशावर घटना के बाद ये दिल्ली में जो खासकर जो आईबी ने अलर्ट जारी किया, उसमें सबसे ज्यादा जो बात कही गई है उसमें कहा जो डिफेंस के स्कूल है और जो बड़े बड़े होटल है और जो स्टेशन जो जिसमें कह सकते हैं रेलवे है और जो होटल है, उनको निशाना बनाया जा सकता है। उसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस के तमाम जो शहर की जो सुरक्षा काफी बढ़ा दी है। और हम अभी शूट भी करके हम लोग आए सड़कों पर, तो चप्पे पुलिस कर्मी तैनात किया गया है। तो ये मान सकते हैं कि पेशावर घटना के बाद दिल्ली में जो खतरा काफी बढ़ गया है। और आईबी की अगर माने तो आईबी के सूत्रों से भी पता चला है, इसमें कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर जो है 2-3 दिनों के अंदर एक बड़ा हमला हो सकता है जिसे आतंकवादी अंजाम दे सकते हैं। क्या कोई स्पेसिफिक सूचना इस तरह की है कि कहाँ हो सकता है, किस इलाके में हो सकता है? होटल में, स्कूल में या कहीं मेट्रो स्टेशन को निशाना? अभी एक खबर आई थी गुड़गांव, शाम के टाइम खबर आई थी, गुड़गांव में कहीं बम रखे जाने की खबर थी। क्या अफवाहें हैं? तो क्या कोई स्पेसिफिक अलर्ट है आईबी का या सिर्फ जनरल अलर्ट है? देखिए, अलर्ट जो जारी किया है, गुड़गांव की घटना बात करें तो गुड़गांव में काफी जो हुडा सिटी सेंटर था वहां पे बम की रखने की खबर थी और तमाम पुलिस अलर्ट हो गई थी। तो उसका नाम जैसे आप एरिया की बात कर रहे हैं तो खास करके जो एरिया है, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके, जो मार्केट हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जो मॉल है, वहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है, तो वो आतंकवादी उसको निशाना बना सकते हैं। और खासकर मॉल पे तो दिल्ली पुलिस काफी सतर्कता बरत रही है, मॉल के बाहर काफी पुलिस कर्मियों तैनात कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली पुलिस अपने जो तमाम जो अधिकारी हैं उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी है। तो जान सकते हैं कि जो आईबी की तरफ से अलर्ट आया है उसको काफी गंभीरता से लिया गया है और दिल्ली पुलिस पूरी तरह से चौकस है। तो दिल्ली में किस किस तरह के इंतजाम किए गए हैं इस अलर्ट आने के बाद? देखिए, अलर्ट आने के बाद दिल्ली पुलिस ने जो क्विक रिएक्शन टीम है उनको अलर्ट कर दिया गया। खासकर बात करें स्वाट टीम जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें स्पेशली स्वाट टीम तैयार की गई थी। यूएसए की बेस पर स्वाट टीम को तैयार किया गया था। उसमें ट्रेन कमांडो होते हैं, उनको तैनात किया गया शहर के अंदर। और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के तमाम जो कमांडोज हैं उनको तैयार रहने के लिए कहा गया है। और जो तमाम जो अधिकारी, जो डीसीपी हैं, जो एसएचओ हैं, जो इलाके में उनको नजर बनाने के लिए कहा गया है। खासकर दिल्ली पुलिस जो मॉल पे अपनी कड़ी नजर रखी हुई है, मॉल में आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है, रेलवे स्टेशन पे तलाशी ली जा रही है।
तो दिल्ली में कहीं ना कहीं जो खतरा काफी बढ़ चुका है और ये माना जा चुका है कि अगर दिल्ली पुलिस की थोड़ी सी चूक अगर होती है तो कोई बड़ा हमला, कोई बड़ी वारदात दिल्ली में हो सकती है। यूसुफ जी। जी शुक्रिया सुरेश इस जानकारी के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी दिल्ली में हाई अलर्ट के बारे में और IB के अलर्ट के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो दुष्यंत जी, देखा आपने कि किस तरह से हाई अलर्ट हुआ पाकिस्तान में घटना के बाद। आखिर कैसे इसका खात्मा हो सकता है, खासकर भारत और पाकिस्तान अगर दोनों मिलकर इसका मुकाबला करें आतंकवाद की घटना का। भारत कितनी दिन से जोर दे रहा है कि पाकिस्तान की समझ में बात नहीं आ रही है। अब जब इतना बड़ा हादसा हुआ, जब 132 यानी करीब 150 बच्चों की जान गई, कुर्बानी जिसको कहा वहाँ के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कि कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, और जो सज़ा की मौत की सज़ा के प्रावधान ख़त्म कर दिया गया था उसको भी बहाल किया गया है, और ये कहा कि साहब अब कोई बातचीत नहीं होगी। तो अब माना जाना चाहिए कि साहब पाकिस्तान वाकई सीरियस होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ेगा। जी, मैं सर्वप्रथम तो जो बच्चे जो शहीद हुए हैं, बच्चे जो आतंकवाद का शिकार हुए, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उस देश को और उन बच्चों के माँ बाप को भगवान से विनती करता हूं, खुदा से, अल्लाह से विनती करता हूं कि वो उनको शक्ति दे उस दर्द को सहने की, उस दुख को सहने की, क्योंकि ये असहनीय दर्द है। और पूरा अकेले वो ही नहीं, पूरी दुनिया और दूसरे देश भी उनके साथ हैं, और सभी को उनका दर्द भी है। भारत देश को सबसे ज़्यादा दर्द है, क्योंकि हम आतंकवाद के बहुत शिकार हुए हैं। हमारे पार्लियामेंट पे भी हमारे यहाँ आतंकवाद से लोग शहीद हुए थे, हमारे पार्लियामेंट पे भी हमला हुआ था, बॉम्बे में भी हमला हुआ था ताज होटल पे, तो वो हमने वो भी भुगता है। और देश गाहे बगाहे बहुत थोड़े समय के अंतराल पे आतंकवाद से जूझता रहा है। आज वो पाकिस्तान की सरजमी पे जो ये घटना हुई है, उससे मेरा हृदय बहुत आहत भी है, दुख भी है, और इसमें हम लोग यही अपील कर सकते हैं कि सब लोग मिलके सीमाओं की बातों को छोड़ के, आखिर मूल रूप से तो हम सब लोग भारतीय ही हैं, और उससे भी अलग हम लोग मानव हैं, मनुष्य हैं, मानवता हमारा पहला धर्म है। तो हमको ऐसी हरकतें जो भी लोग करते हैं, उनका ना कोई मज़हब होता है, ना कोई जाति होती है, ना उनकी कोई सीमाएं होती हैं, उनका तो खाली आतंकवाद फैलाना या अपराध करना ही उनका धर्म है। तो उनके खिलाफ हम दोनों देश ही नहीं, सारे दुनिया के देश इकट्ठे होकर हमें इसका मुकाबला करना चाहिए, और हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि ऐसे किसी भी कार्य में किसी भी गलत आदमी का कोई साथ परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से नहीं देना चाहिए, और हमको दर्द में उन परिवारों के साथ खड़े हो जाना चाहिए, उनके बेटे और बच्चे की तरह, भाई और बड़े परिवार के बड़े सदस्य की तरह, जिससे उनके दर्द को हम लोग बांट सकें। जी, बहुत सही बात आपने कही कि साहब इस दर्द की घड़ी में हम सब साथ हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे हमारे ही बच्चों के पर गोली चली है। बिल्कुल। चंद्रशेखर जी, आपने तीनों की बात सुनी और सुना हमारे संवाददाता सुरेश झा ने जिस तरह बताया कि किस तरह से अलर्ट आया है और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद करने की कोशिश की जा रही है। और 26 जनवरी के मौके पर वैसे भी सुरक्षा व्यवस्था को हर साल टाइट रखा जाता है। इस बार चूँकि इतना बड़ा हादसा वहाँ पर हुआ है और उसके बाद अलर्ट है कि अब भारत में भी ऐसा हो सकता है, तो सरकार कितनी गंभीरता से इन तमाम मुद्दों को ले रही है? देखिए, सरकार हिंदुस्तान में आज से नहीं, लंबे समय से इस पे काम कर रही है और बहुत मुस्तैद रहती है। पाकिस्तान का मामला थोड़ा सा अलग है। हम लोग इसलिए कहते हैं ये एक ऐसी दुख की घड़ी है कि जिसको हम लोग चर्चा करें तो चर्चा करने में आंसू आ जाते हैं। किसी भी माँ का बेटा, पिता का बेटा जब जाता है तो वो केवल पाकिस्तान का बच्चा नहीं है, किसी भी माँ बाप के लिए ऐसा लगता है वो मेरे परिवार का बच्चा चला गया। आज हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में जिसने भी ये मार्मिक घटना को देखा है उसके आंख से आंसू रुक नहीं पाए हैं। पाकिस्तान आज जिस हालात में पहुंचा है उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं ऐसा महसूस करता हूं कि पाकिस्तान खुद जिम्मेदार रहा है। उसने वहां पे अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान और बहुत सी ऐसी मजहबी चीज़ों को वहां पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। दूसरी बात, जिस तरह से पाकिस्तान की पैदाइश हुई और जिस तरह से उसकी परवरिश हुई है, उसके अंदर ये चीज़ें बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन जिस घटना ने पूरे विश्व को हिला दिया है, कभी पाकिस्तान ने ऐसा सोचा नहीं था। क्योंकि जहां तक जिहाद और धर्म के नाम पे जिस तरह के युद्ध हो रहे थे उसमें कहीं ब्लास्ट होते तो एक पब्लिक जाती थी और अब जो लेकिन आज जो मासूमियत का जिस तरह से उन्होंने लाइन मिटाई है प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने, नहीं वो मिट पाएगी कि नहीं मिट पाएगी वो एक बड़ा चर्चा का विषय है। जब तक सरहद के पार वो घटना को अंजाम दे रहे थे तब तक वो अच्छा पाएगी, मैं वही बात कह रहा हूँ। और जब सरहद के उस पार उन्होंने दिया, अपने ही घर में आग लगाई, तब वो बुरा हुआ। तो ये फर्क मिटाए। अभी भी आज ये हालत है कि आज हम पूरे विश्व में बरसना हो रही है, लेकिन पाकिस्तान आवाम की अगर बात किया जाए, जो वहाँ की पब्लिक है वो तो बहुत दुखी है, लेकिन पाकिस्तान के नेता
कहीं भी खड़े होकर सबके सब लोग इसका विरोध कर दें तालिबान का, ये बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आता किस किस सरपरस्ती में ये लोग जी रहे हैं और कौन उसके खिलाफ है, कौन उसके साथ है, ये एक बड़ी समस्या है। तो ये एक बड़ा दुखद वाला मामला कि कितने दिन बाद ये चीजों को रोक पाएगा। पाकिस्तान के पास इतनी ताकत है भी कि नहीं है? ये तथाकथित लोकतंत्र की जो वहां सिस्टम चल रहा है वो लोकतंत्र तो है नहीं, कहीं ना कहीं वहां सेना है, और सेना का क्या काम है? केवल ये छद्म युद्ध कर करके अपने को खड़ा करने वाला। आज पाकिस्तान कहीं ना कहीं वहां की पब्लिक ये समझ रही है कि नहीं, हम लोग बुरा कर रहे हैं, और आपने देखा होगा टीवी के अंदर कि बस करो खुदा के लिए, अब बस करो। ये होना चाहिए, खुदा के लिए बस करना। सुजीत, आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी, तो किस तरह से आप देखते हैं कि अब क्या आतंकवाद से लड़ाई में भारत और पाकिस्तान की एकजुटता बढ़ेगी, या कोई ऐसी सहमति बनेगी कि भाई ये दोनों के लिए नुकसानदेह है, और पाकिस्तान पर क्या भारत, एक तो इंटरनेशनल प्रेशर अपने आप क्रिएट हो गया है, जब इतना बड़ा हादसा हुआ है कि आर्मी स्कूल के 132 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया सरेआम, तो पाकिस्तान पे अपने आप प्रेशर बन गया। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान सीरियस होकर आतंक के अड्डों का खात्मा करेगा? नहीं, ये कहना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी। जल्दबाजी इसलिए, देखिए ये घटना हृदय विदारक है, और ऐसा समय है कि सारा दुनिया, पूरी दुनिया इसमें पाकिस्तान के साथ खड़ा है, सहानुभूति है। लेकिन क्या पाकिस्तान में हाफिज सईद ने इस घटना की आलोचना की, निंदा की, भर्त्सना की? नहीं। हाफिज सईद से हम क्यों उम्मीद करते हैं? हाफिज सईद तो इन सब चीजों का वो गुनहगार है। मैं बिल्कुल वही बात करता हूँ, जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री उनको इजाजत देते हैं रैली निकालने के लिए, पाकिस्तान का प्रशासन रैली निकालते हैं, आलोचना नहीं करते हैं। तो ये जो स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर की बात पाकिस्तान लगातार करती रही, पाकिस्तानी सरकार, तो अब तो ये एस्टेब्लिश हो गया कि स्टेट एक्टर ही हैं जिन्होंने अब उन्हीं को घेरना शुरू किया है। ऐसे में अब कूटनीतिक बात जहाँ तक है, भारत लगातार ये बात कहता आ रहा है कि आप कार्रवाई करिए, आप डिसमेंटल करिए जो आपके यहाँ आउटपुट है उसको, लेकिन उन्होंने इसको नहीं किया। अब इस घटना का जिस तरह से उन्होंने मृत्युदंड को दोबारा स्थापित किया है कि जो भी होगा और कार्रवाई करेंगे, वो धरातल पर उतरने के समय में वही हाफिज सईद और तमाम तरह के लोग आएंगे। तब अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में अब नवाज शरीफ के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वहाँ जो दुनिया भर के मोस्ट वांटेड आतंकवादी सरगना बैठे हैं, वो इस घटना पर उनकी प्रतिक्रिया ली जाए, तब उनकी पहल में दम दिखेगा। नहीं, चलिए आपकी बात। मनोज, क्या सिर्फ प्रतिक्रिया से काम चलेगा, या ये वक्त है नवाज शरीफ के लिए, मौका भी है, और एक मौका फराहम करा दिया उन्हीं लोगों ने जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाना है, कि पकड़ के ऐसे लोगों को और सीधे जेल में ठूसे? देखिए यूसुफ भाई, आतंकवाद की लड़ाई अभी माहौल भी है और आवाम इस वक्त उनके साथ है। नहीं, बिल्कुल, कभी आतंकवाद की लड़ाई दोहरी बोली से नहीं लड़ी जाएगी कि सीमा पे भारत में आप आतंकवादी भेजें तब तो कहे साहब जो करके आ रहा है बहुत अच्छा करे आ रहे हैं, और जश्न मनाए पाकिस्तान में, लाहौर में आतंकवादी संगठन। जो सुजीत ठाकुर जी कह रहे थे कि हाफिज सईद ने भी 15 दिन पहले जो रैली लाहौर में की और किस प्रकार भारत के टारगेट करने की बात कही, जब तक पाकिस्तान सरकार ईमानदारी के साथ अगर आतंकवाद से लड़ना चाहती है तो केवल तालिबान का सवाल नहीं है, लश्कर तैयबा जितनी वहां तंजीमें इस प्रकार की हैं, इन पे अंकुश लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा यूसुफ साहब कि हाफिज सईद को आप संरक्षण दीजिए, लादेन को आप पालिए, दाऊद इब्राहिम को आप रखिए और कहिए हम आतंकवाद से लड़ेंगे। कौन से आतंकवाद से आप लड़ेंगे? कि भारत के खिलाफ आप आतंकवादी भेजें वो ठीक, और हमारे यहां करोगे तो गलत। ये दोहरी बोली नहीं चलेगी आतंकवाद पे। अब भारत यही कह रहा है, जो आतंकवादी आप भारत के खिलाफ तैयार कर रहे हैं वो आप ही को अब डस रहे हैं। ये सांप है दरअसल आतंकवादी। ये तो बात भारत बहुत पहले से कहता रहा है, लेकिन अब तो दुनिया ने देख लिया कि किस तरह का नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है अगर बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित नहीं है। ये डराने की कोशिश है कि बच्चों को स्कूल मत भेजिए। अगर उस इंटेंशन से इतना बड़ा काम किया गया है तो ये तो लगता है तालिबान की जो ये हरकत है ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान बनाने की एक बिल्कुल वहां की। अब मैं समझ अब क्या पाकिस्तान को जागना नहीं चाहिए? ये मौका है नवाज शरीफ के लिए कि वो अपनी ताकत आप जो सवाल उठा रहे हैं वो बहुत अच्छा सवाल उठा रहे हैं आप, लेकिन मैं समझता हूं अब बात वहां की आवाम के हाथ में है। हमने देखा मुशर्रफ को वो किस तरह का बयानबाजी करते हैं और करगिल में जो कुछ उन्होंने आतंकवादी भेज के करा। देखिए दुश्मनी भी निभानी है तो तरीके से निभाइए। अगर आप छद्म युद्ध भारत के खिलाफ लड़ेंगे और मासूम बच्चों को आत्मघाती बना के यहां भेजेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। कभी कभी कहते हैं आप ना मजहब की लड़ाई लड़ रहे हैं ना आप इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? अब ये वहां की आवाम को सोचना है जो आतंकवाद उन्हीं को अब खा रहा है। ये बात कहते हुए हमें खुशी नहीं हो रही है। वो भी बच्चे हैं, वहां भी निर्दोष लोग मरते हैं, तकलीफ होती है। आप देखिए दुनिया में तकलीफ होती है जब वहां मस्जिदों पर आतंकवादी लोग घुस जाते हैं और नमाजियों को पढ़ते हुए लोग गोलियों से भून देते हैं। क्या ऐसे पाकिस्तान की कल्पना की थी भारत ने? क्या जिन्ना ऐसा पाकिस्तान चाहते थे? आज ही वहां की आवाम को सोचना होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त नवाज शरीफ के सामने, उनकी सेना के सामने। और जो दुष्यंत जी,
क्या लगता है कि इस घटना के बाद पाकिस्तान का रुख आतंकवाद के खिलाफ और कड़ा होगा और कुछ कर पाएंगे? देखिए मनोज जी जो बात कह रहे हैं और जो हमारे सुरजीत जी बात कह रहे थे, मैं उस बात से आंशिक रूप से मैं सहमत हूँ। एक्चुअल ये बात हकीकत है कि आप किसी दूसरे देश के खिलाफ आतंकवाद इस्तेमाल करें या आतंकवादियों को इस्तेमाल करें और अपने यहाँ आप उनको परिश्रय दें, उनको पालें, और फिर जब दूसरे के यहाँ कोई नुकसान हो तो उस पर आप जश्न मनाएं, और जब अपने यहाँ हो तो वो दुख का कारण बने। मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये दुख की घड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और एक खाली वो बच्चे उस देश का भविष्य नहीं थे, दुनिया का भविष्य थे। चलिए दुष्यंत जी, दुनिया का भविष्य थे और बच्चे होते हैं, वो बच्चों पर जो प्यार है या बच्चों की जो मासूमियत है उसमें सरहद आड़े नहीं आया करती हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर, अहम मुद्दे पर इस गंभीर बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहेगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम न्यूज़ लाइन में, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं आतंकवाद के नासूर बनने पर, और हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले दुष्यंत शर्मा जी से बात हो रही थी और दुष्यंत शर्मा जी ने कहा कि भाई ये वक्त है आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का पूरी दुनिया के, और भारत और पाकिस्तान को कंधे से कंधा मिलाकर। और जो बात बार बार भारत कहता रहा है पिछले करीब 15-20 साल से, पाकिस्तान को समझाता रहा है कि आखिरकार वही चीज़ हुआ जिसका अंदेशा था, वही हुआ। आज खुद पाकिस्तान के लिए आतंक जो है वो एक नासूर की तरह बन गया है, जो मासूम बच्चों की जान लेने से भी नहीं हिचकते। उस तरह के आतंकवादी आज पाकिस्तान के अंदर शरण पाए हुए ये वही लोग हैं जो कभी सरकार का फ़ायदा उठाकर या वहाँ की मिलिट्री का या ISI की शह पाकर जिन्होंने अपने आप को पाकिस्तान में मजबूत किया है। तो मनोज जी, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये बड़ा नाजुक वक्त है और अब ये बात समझनी चाहिए कि आतंकवाद जो है वो सिर्फ एक मुल्क का दुश्मन नहीं है। बार बार ये बात आ रही साहब, ये ग्लोबल एक चैलेंज है सबके लिए। तो क्या अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि पाकिस्तान सही रास्ते पर आएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब इस प्रकार की जो घटना वहाँ घटी है और वहाँ की अवाम को भी एहसास हुआ है, वहाँ की हुकूमत को भी एहसास हुआ है। आज हमने देखा, अच्छा भी लगा कि वहाँ की सारी राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पर आए और सबने संकल्प लिया कि आतंकवाद को हम पाकिस्तान से जड़ के उखाड़ फेंकेंगे, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन मुझे जो बात कहना मैं चाहता हूँ बार बार कि अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान ईमानदारी से आतंकवादी तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे, और बगैर इसके कि ये किस देश के खिलाफ लड़ रहे हैं, किस देश के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। आतंकवाद को इंसानियत का, भारत का या किसी मजहब का वो ना मान के इंसानियत का दुश्मन मान के पाकिस्तान को ईमानदारी से कार्रवाई करनी होगी। और अब जिम्मेदारी पाकिस्तान की इसलिए है क्योंकि ये भारत नहीं कहता है, दुनिया के लोग कहते हैं कि साहब पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा बन गया है। और ये साबित भी हो गया, खासकर इस घटना से जिसमें इतने मासूम बच्चों को इतनी बेदर्दी के साथ, इतने नशंस तरीके से मारा गया है, जिसकी आप कल्पना करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिंता इसलिए भी होती है कि आज भी हमारे रिश्ते सीमा पार हैं, किसी के चाचा, किसी के मामा आज भी वहां रहते हैं। दर्द इसलिए भी ज्यादा होता है और इसलिए वो दर्द महसूस भी ज्यादा होता है। जब पड़ोसी के घर में कुछ होता है तो सबसे पहले पड़ोसी को ही दर्द होता है। आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये हुआ तो हमें कुछ वो लग रहा, आज हमें दर्द हो रहा क्योंकि हमने मुंबई में झेला है, हम कश्मीर में झेल रहे हैं। दर्द क्या होता है मासूमों को मारने का, स्त्री और निर्दोष लोगों को मारने का। हम समझते हैं वहां की आवाम की तकलीफों को, और हमें उम्मीद है भारत की जनता, भारत के हुक्मरान सब उम्मीद कर रहे हैं कि शायद भारत पूरी तरह तैयार है उनको साथ देने के लिए। सभी सरकारों ने, सारे राजनीतिक दलों ने कहा ये बात। अब मुझे लगता है ये सही समय है, पाकिस्तान सरकार भी समझेगी और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों लड़ेंगे। चंद्रशेखर जी, अब क्या लगता है कि पाकिस्तान को कहना चाहिए कि इस मामले में प्रोएक्टिव भूमिका निभानी चाहिए, और जो बार बार भारत जिस बात को कहता है और जो दो तरफा बातचीत का हिस्सा भी हमारा